नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 8 जुलाई और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉपिक पे। ठीक है, डेली करंट एनालिसिस जो चलता है 8 जुलाई है आज, उसी पे हम बात करेंगे। और मैंने कहा भी था कि 10 से लेकर 11 के बीच में पर डे आपको क्लास मिल जाएगा, लेकिन बारिश की वजह से आज थोड़ा विलम्ब हो गया। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा 10 से 11 के बीच में एवरीडे जो है आपको क्लास मतलब मिल जाएगा। आपको जो भी आपका टॉपिक जो है, टॉपिक का वीडियो अपलोड कर दूंगा। मैं जो जो क्लास लूँगा वीडियो आपको 10 से 11 के बीच में पर डे मिल जाएगा। ठीक है, तो आपसे मेरी यही अपील है कि अधिक से अधिक लोगों तक मेरी वीडियो को पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ताकि हर ज़रूरतमंद स्टूडेंट को वो चीज़ें मिल सकें। हमारी टीम जो है, युक्ति आईएएस परिवार जो है, जिस तरीके से करंट अफेयर बनाता है, जिस तरीके से आप लोग को जिस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछते हैं या स्टेट पीसीएस में पूछता है या इंटरव्यू में पूछता है, उसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। उसी तरह के टॉपिक भी चूज किया जाता है। ये संपर्क सूत्र है, किसी को भी अगर कोई कांटेक्ट करना है तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो, परीक्षा से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड, आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये यूट्यूब का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सएप का लिंक है, फेसबुक ग्रुप का लिंक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया होता है, आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करेंगे और हमारे संस्थान से आप जुड़ जाएंगे। आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, सब कुछ मिलेगा। चलिए, तो आज द हिंदू का ही स्रोत है, सोर्स लिया गया है। तो आप जानते भी हैं कि पश्चिम बंगाल में भी रिसेंटली चुनाव भी हुआ था और ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी जो है, वो सत्ता में आई थी। लेकिन ममता बनर्जी खुद जो है नंदीग्राम से चुनाव हार गई थी। आप सभी लोग जानते हैं विधान परिषद वहाँ पे नहीं था, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई भी मुख्यमंत्री का दावेदार है, अगर वो विधानसभा का चुनाव नहीं जीतता है तो 6 महीने के अंदर उसको सदस्यता लेनी पड़ेगी, नहीं तो मुख्यमंत्री का पद चला जाएगा उसका। और विधानसभा या तो सीट कोई खाली करे तो फिर चुनाव होगा वहाँ पे, या तो ममता बनर्जी ने किया क्या, वहाँ विधान परिषद की तुरंत वहाँ पे प्रस्ताव पारित कर दिया कि विधानसभा है, विधान परिषद होना चाहिए वहाँ पे। जैसे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, बिहार में विधान परिषद है, वैसे उन्होंने पश्चिम बंगाल में आज तक विधान परिषद नहीं था, क्योंकि विधान परिषद उच्च सदन होता है। तो ममता बनर्जी ने सीधे एक काम किया कि विधान परिषद का प्रस्ताव ही पारित कर दिया कि भैया विधान परिषद होगा। तो उसी बारे में हम जिक्र करेंगे आपसे कि पश्चिम बंगाल सरकार ने, पश्चिम बंगाल ने विधान परिषद संबंधी जो प्रस्ताव था उस प्रस्ताव को पारित किया है। ठीक है, तो सब लोग जानते हैं ममता बनर्जी चूंकि वहां की कई बार लगातार सीएम भी रह चुकी है, टीएमसी की मुखिया भी है, तृणमूल कांग्रेस की, और एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिला है टीएमसी को। आप सभी को पता होना चाहिए इस बात को। तो ममता बनर्जी ने नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस, जिसे टीएमसी के नाम से जानते हैं, सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत राज्य में विधान परिषद, जिसे कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, के निर्माण के लिए राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया है। ये देखो कितना इंपॉर्टेंट ये लाइन है। अब देखो मैं क्यों हम कहते हैं कि हम दूसरों से डिफरेंट है। चलिए, ये आपको पता चल गया कि वहाँ की सीएम कौन है। ये मान लीजिए वनडे एग्जाम के हिसाब से अब मैं कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करूंगा। ये उनकी पार्टी का नाम आपको पता होना चाहिए कौन सी पार्टी है। तो चलो, तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, टीएमसी पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है, चलो किसी को नहीं पता है तो ये भी चलो पता हो गया कि उनका पार्टी का जो दर्जा है वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है। चलिए, 3 क्वेश्चन देखिए यहीं से मिल गया आपको। पहला, वहाँ की सीएम कौन है। दूसरा, तृणमूल कांग्रेस, उनकी पार्टी का नाम क्या है। तीसरा, कि वहां पर जो पार्टी है क्या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है। और चौथा, किस अनुच्छेद के तहत राज्य में विधान परिषद की स्थापना किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 169 के तहत 169 के तहत राज्य में विधान परिषद मतलब उच्च सदन जो होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कहते हैं उसे, के निर्माण के लिए राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया है। किसने पारित किया है, वहां की सीएम जो मुख्यमंत्री है, जिनका नाम है ममता बनर्जी। सरकार ने 196 मतों के साथ प्रस्ताव पारित करने में सफल रही है। यानी कि पश्चिम बंगाल की जो सरकार रही है वो 196 मतों के साथ प्रस्ताव पारित करने में सफल रही है। बंगाल में विधानसभा में 294 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं बेटा, 294 सदस्य हैं। चलिए, ये भी आपको पता हो गया कि 294 जो सदस्य हैं, 294 सदस्य हैं। हालांकि मतदान के दौरान केवल 265 ही मौजूद रहे। तो 265 में से 195 लोगों ने क्या हुआ है कि प्रस्ताव के मत दिया, मतलब प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया है। ठीक है, तो 196 ने दिया है। टोटल 294 है, 265 मौजूद थे और 196 लोगों ने मतों के साथ प्रस्ताव को पारित करने में सफल भी रही है वहां पे। अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ से इतने क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए। कोई बच्चा कभी तैयारी नहीं किया है, अगर पहली बार ही मेरा वीडियो पढ़ेगा तो उसको ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। अनुच्छेद 169 के तहत क्या किया जा सकता है। ठीक है, चलिए पृष्ठभूमि की हम बात करते हैं, बैकग्राउंड की। विधान परिषद का निर्माण ममता बनर्जी का एक प्रमुख चुनावी वादा था। उन्होंने चुनाव में वादा भी किया था और वो जानती भी नहीं थी कि नंदीग्राम से वो चुनाव हार जाएंगी। ठीक है, ये भी बड़े इत्तेफाक की बात है। खैर, इतिहास में बहुत बार देखने को मिला है ऐसे चुनाव में जो राजा ही होता है, राजा खुद हार जाता है अपनी सीट और पता चलता है कि सारी सीट प्रजा जीत गई है, उनके सिपा सलाहकार जीत गए हैं। ठीक है, तो विधान परिषद का जो निर्माण था ममता बनर्जी का एक प्रमुख चुनावी वादा था।
विधानसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी ने कहा था कि टीएमसी नेताओं को टिकट नहीं मिला, उन्हें विधान परिषद में भेजा जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और कई बार तो ये कहा जाता है कि विधान परिषद जो है वो खर्चा बढ़ाने का एक सदन है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 6 तरह के लोगों को विधान परिषद में भेजा जाता है। ठीक है, चलिए, जब आप विधान परिषद पढ़ाया जाएगा उसके बारे में अच्छे से आप लोग जानेंगे, बताऊंगा भी, टेंशन मत लीजिए आप लोग। तो विधान परिषद का निर्माण उनका चुनावी वादा था। उन्होंने कहा था कि देखो, जो टीएमसी के नेता जो लोग हैं, जिन लोगों को टिकट नहीं मिल पा रहा है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोगों को बैकडोर एंट्री करवाई जाएगी विधान परिषद में। तो बैकडोर एंट्री का मतलब क्या है, जो जो बड़े दिग्गज नेता होते हैं, उन बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को क्या किया जाता है, बिना जनता के चुने हुए सीधे उनको विधान परिषद में एंट्री करवा दिया जाता है। ठीक है, तो उन्हें विधान परिषद भेजा जाएगा, ऐसा उन्होंने वादा किया था। लेकिन वादा तो उन्होंने दूसरों के लिए किया था, लेकिन उनको क्या पता कि ये वादा हमको भी, हमारे ऊपर भी लागू होता है। ठीक है, तो वो चुनाव तो खुद हार गई हैं और विधान परिषद तो खुद जाएंगी। चलिए, कोई बात नहीं। कानून क्या कहता है, थोड़ा हम लोग कानून पे बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल में विधान परिषद में अधिकतम 94 सदस्य हो सकते हैं, जो कि कुल विधानसभा का 1/3 है। कितना है टोटल, कितना बताया था मैंने? टोटल मैंने कहा था सर कि 294 सीटें हैं। 294 का 1/3 कर लीजिए, देखिए क्या आ रहा है। तो 3 6 18, 3 7 21, 3/24, 3 9 27, 2 बचा और 3/24, 98, यानी कि 94 सदस्य हो सकते हैं कुल विधानसभा के। जो विधानसभा सीटों कितना है, 1/3 है, तो टोटल 294 है, जिसमें से 1/3 करेंगे तो वहां पर आपके विधान जो परिषद है उसमें 94 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। किन किन राज्यों में विधान परिषद है, थोड़ा सा ये जान जाइए कि वर्तमान में 6 राज्य, जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना और कर्नाटक में विधान परिषद है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है। हर जगह नहीं है बेटा, यूपी में है, बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, ठीक है, और कर्नाटक में, यानी कि साउथ के 3 राज्य हैं, पश्चिम के 1 राज्य है और उत्तर का 2 राज्य है। ठीक है, पूर्वोत्तर का कोई राज्य नहीं था। देख लीजिए, आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा, क्योंकि परीक्षा में यही क्वेश्चन पूछता है कि बहुत लोगों को नहीं पता रहता है कि कितने राज्यों में विधान परिषद है। बेटा, अभी तक 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो सिर्फ 2 राज्य, मतलब यूपी और बिहार कह लीजिए, दोनों तो भाई ही हैं। और साउथ का देखिए, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और कर्नाटक, 3 राज्य हो गए। और पश्चिमोत्तर की बात की, पश्चिम की बात किया जाए, पश्चिमी भारत की, तो महाराष्ट्र है। ये इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। पश्चिम बंगाल में भी विधान परिषद थी, जब यह 1937 में उच्च सदन वाला राज्य था, पहले राज्य था, मतलब आज़ादी के पहले की अगर हम बात करें कि पश्चिम बंगाल में ऑलरेडी विधान परिषद थी और यह 1937 में उच्च सदन वाला पहला राज्य था। लेकिन 1969 में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। किस साल किया गया बेटा? 193 तक तो थी, चलो उच्च सदन भी था, उच्च सदन कहते भी हैं, लेकिन 1969 में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि तत्कालीन सरकार ने ही अभिजात्यवाद का प्रतीक, सिंबल ऑफ इलिस्टिज्म माना था। इसीलिए 1969 में विधान परिषद को बंगाल से समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। तो देखिए, इतने ही चीजों से मैंने कितना सब आपको बताने का कोशिश किया। कितने राज्यों में है, कौन सी पार्टी सत्ता में है वहां पर, कौन वहां के सीएम है, उनका चुनावी वादा क्या था, क्या उसका उद्देश्य था, कितने लोगों ने इससे पक्ष में वोट दिया है, मतदान दिया है, कितने राज्य में है, उसके पहले कब कब था, विधानसभा थी, विधान परिषद था कि नहीं हुआ था वहाँ पर आपके पश्चिम बंगाल में। ये सारी चीज़ों को आपको बताने की यहाँ पर कोशिश किया गया है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, कुछ पेपर के माध्यम से बताया गया। सबसे पहले बंगाल, बिहार, यूनाइटेड प्रोविंस, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास, अब तमिलनाडु और बॉम्बे, महाराष्ट्र में विधान परिषद बन थी। 57 में देखिए जम्मू कश्मीर में नई विधान परिषद का गठन हुआ था। ये डेटा आप लोग देख लीजिएगा, इसको डेटा को मैंने दे दिया है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। जैसे 2014 की अगर हम बात करें तो सत्ता में जब मोदी जी आए थे तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना और इसके साथ ही तेलंगाना विधान परिषद अस्तित्व में आई थी। इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, जो 1969 मैंने बताया था, 1969 में पश्चिम बंगाल विधान परिषद को खत्म कर दिया गया था। ठीक है, ऐसे ही आपका पंजाब में भी विधान परिषद था, ये देख लीजिए, पहले रह चुके हैं ये सब। मैसूर 57 में रह चुका है, 2007 में आंध्र प्रदेश विधान परिषद का गठन हुआ था, ये सब देख लीजिएगा। और 2019 में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदलने के साथ ही विधान परिषद खत्म हो गई। ठीक है, तो ये भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधान परिषद की हाल की क्या मांग है, थोड़ा सा इस बात पे हम लोग जिक्र कर लेते हैं कि वर्तमान में क्या डिमांड है इसकी। तमिलनाडु में 3 दशकों से विधान परिषद गठन का विवाद का विषय रहा है, 3 दशक से, यानी कि 30 साल से तमिलनाडु में। और असम विधानसभा और राजस्थान विधानसभा ने भी 2010 और 2012, असम के जो मुख्यमंत्री कौन है कमेंट करके आप मुझे बताइए, और राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन है, कौन सी पार्टी से, कमेंट करके आप लोग मुझे बताइए। तो असम विधानसभा और राजस्थान विधानसभा ने 2010 और 2012 में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया था।
किसने किया था? असम और राजस्थान ने। इसके साथ ही साथ आंध्र प्रदेश ने विधान परिषद को समाप्त करने के लिए एक विधेयक पारित किया। इस विधेयक को संसद में पेश किया जाना अभी बाकी है। ठीक है, तो कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि भैया हमको तो समाप्त करना चाहते हैं। उसमें एक आंध्र प्रदेश भी है जिसने विधान परिषद को समाप्त करने के लिए एक विधेयक पारित किया है और इस विधेयक को संसद में पेश किया जाना अभी भी बाकी है। इसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में एक विधान परिषद थी, हालांकि 2019 में राज्य को केंद्रशासित प्रदेश होने के बाद इसे भंग कर दिया गया था। तो सभी लोग जानते हैं कि 2 केंद्रशासित प्रदेश हैं जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्रशासित प्रदेश बने हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। विधान परिषद की हालिया मांग क्या है, कौन कौन से राज्य हैं जो लगातार मांग कर रहे हैं, कौन ऐसे राज्य हैं जो संसद में पेश किया जाना बाकी है। जैसे मैंने कहा विधेयक पारित कर दिया, इसको समाप्त करना चाहते हैं। और 2019 में जैसे मैंने कहा कि विधान परिषद जम्मू और कश्मीर में थी, लेकिन 2019 में राज्य को केंद्रशासित प्रदेश में होने के बाद इसे भंग कर दिया गया था। तो ये देखिए पहला आज का टॉपिक था और मैंने बड़ी खूबसूरती से इसको बताने की कोशिश किया है कि पश्चिम बंगाल में विधान परिषद संबंधी जो प्रस्ताव पारित किया है इसमें क्या क्या पूरा नियम दिया गया है, जिसमें मैंने आपको सब बताया कि ममता बनर्जी सरकार चूंकि चुनाव खुद हार चुकी है, विधान परिषद का उन्होंने वादा भी किया था, जिन नेताओं को टिकट नहीं मिला था उन नेताओं को बैकडोर इंटरव्यू कराने की उन्होंने बात की थी, पृष्ठभूमि बताया, राज्य में किन किन राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें उत्तर भारत के 2 राज्य हैं, पश्चिम के 1 राज्य है और साउथ के 3 राज्य हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और कर्नाटक है। इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और बंगाल में वाली कभी पूछ दे कि क्या पश्चिम बंगाल में कभी विधान परिषद रही है, बिल्कुल रही है सर, 1937 में रही है, लेकिन 1969 में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया था क्योंकि तत्कालीन सरकार ने इसे अभिजातवाद का प्रतीक माना था। तो ये चीजें जितने भी हैं, चाहे विधान परिषद ये विधान परिषद की बातें हैं, विधान परिषद की बातें हैं। ठीक है, चलिए कोई नहीं, मैं एक्चुअली बीच में कुछ ब्रेकिंग हो गई थी। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा कि विधान परिषद कभी बंगाल में थी कि नहीं थी या पंजाब में थी कि नहीं थी। तो ये ऑलरेडी जो पेपर के माध्यम से मैं बताने की कोशिश किया हूँ, और जैसे 1985 में जैसे मैंने कहा कि आंध्र प्रदेश विधानसभा को खत्म कर दिया गया था। ठीक है, बाद में लाया गया, 2007 में लाया गया था। फिर देखिए यहाँ पर 2007 में मैंने बताने की, तो आपको इंटरव्यू में कहीं से भी इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो दोनों में विधान परिषद अस्तित्व में है। अब जैसे मैंने कहा कि आंध्र प्रदेश में एक प्रस्ताव पारित किया गया और विधान परिषद को समाप्त करने की बात की गई है, लेकिन संसद में पेश किया जाना बाकी है। तो कहीं से भी किसी तरह का क्वेश्चन आए, आप क्वेश्चन करने की पूरी स्थिति में रहेंगे। ठीक है, तो चलिए ये आज का पहला जो टॉपिक था आपका विधान परिषद के बारे में था, क्योंकि नंदीग्राम में जो ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी थी और उन्होंने चुनाव में वादा भी किया था कि वहां पर जैसे ही चुनाव जीतेंगी विधान परिषद का गठन किया जाएगा और जितने भी बड़े नेता हैं जिनको टिकट नहीं मिला है उन नेताओं को टिकट बैकडोर एंट्री भी विधान परिषद में कराई जाएगी। दूसरा जो आपका टॉपिक आज का है जो है वो है सहकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का कोऑपरेशन का निर्माण किया गया है। सोर्स जो लिया गया वो पीआईबी से लिया गया है। अभी जानते हैं कि बहुत सारे राज्यों में मतलब केंद्र में बहुत सारे मंत्रियों का तबादला हो गया है। बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं, बड़े बड़े दिग्गज जो मंत्री हैं उनको उनका प्रभार छीन लिया गया है। अगर आसान शब्दों में मैं कहूं तो कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनको उनको यकीन भी नहीं था कि उनका मंत्री पद चला जाएगा, लेकिन ऐसा देखने को मिला है। बहुत सारे नए चेहरे जो हैं उनको एंट्री कराई गई है। खैर मैं उस मुद्दे पे नहीं बात करूंगा, लेकिन सहकारिता मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का निर्माण किया गया है, मैं इस पे बारे में जरूर आप लोगों से बात करूंगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने कैबिनेट फेरबदल से पहले एक नया सहकारिता मंत्रालय बनाने की घोषणा की है। अब देखिए मोदी है तो मुमकिन है, आप लोग सभी जानते भी हैं। तो मोदी जी हमेशा कुछ ना कुछ चमत्कारी वाला काम करते ही रहते हैं। तो उन्होंने जैसे ही हमारा विधान जो कैबिनेट का जो फेरबदल करने वाले थे उसके पहले उन्होंने एक नया मंत्रालय का डिसीजन बनाने की घोषणा की, जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। अब ये क्या है भाई साहब, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, भी रुक जाइए। यह मंत्रालय भारत में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। यानी कि ये जो मंत्रालय जो होगा, ये मिनिस्ट्री जो होगा सहकारिता मंत्रालय, वो भारत में जितने भी सहकारी आंदोलन है, जितने सहकारी मूवमेंट है, उनको मजबूत करने का, उनको बिल्डअप करने का, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। इसके साथ ही साथ यह जो मिनिस्ट्री होगा सरकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए बनाया गया है। किसके लिए बेटा? सरकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए, साकार करने के लिए बनाया गया है। और यह जो मंत्रालय होगा सहकारिताओं मतलब कोऑपरेटिव के लिए व्यापार करने में आसानी के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और बहुराज्य सहकारी समितियों के विकास को सक्षम बनाने के लिए काम करेगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि व्यापार में अगर नियम कानून आसान रहेगा, दुकानदारों को आसान रहेगा, तो व्यापार करने में उनको सुलभ रहेगा। वो कोई भी अपना स्टार्टअप यूज कर सकते हैं। अगर कागजी कार्रवाई कम होगी तो कोई भी व्यक्ति स्टार्टअप करने के लिए तैयार होगा। वैसे भी सरकार स्टार्टअप, स्टैंडअप पे बहुत फोकस भी कर रही है।
इस मंत्रालय के बनने से अब केंद्र सरकार के कुल टोटल जो मंत्रालय अब हो जाएंगे, इसको ध्यान से पढ़िएगा, कुल 41 मंत्रालय हो जाएंगे। अगर मान लीजिए आपसे पूछ दे कि पूरे के पूरे जितने भी मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, वो टोटल कितने हैं, तो 41 है। सबसे लास्ट कौन सा है, अभी रिसेंटली जो बनाया गया मंत्रालय, इसका नाम है हमारा सहकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। ठीक है, इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। पृष्ठभूमि क्या है, थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का बैकग्राउंड जानना बड़ा जरूरी होता है। सहकारिता के लिए अलग प्रशासनिक ढांचा स्थापित करने का प्रस्ताव सबसे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 2021 में केंद्रीय बजट भाषण देते हुए रखा था। आप सभी जानते भी हैं कि जो वित्त मंत्री जी हैं, खैर मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन बहुत अच्छी वित्त मंत्री साबित तो हुई है, लेकिन खैर कोविड का दौर है। और वित्त राज्य मंत्री का नाम क्या है, थोड़ा बताइएगा। बड़ा वो दिल्ली चुनाव में बड़ा वो बढ़ चढ़ के कुछ ऐसे भाषणबाजी कर रहे थे जो नहीं करना चाहिए, जो उनके पद को सुशोभित नहीं करता था। लेकिन खैर सरकार है, सत्ता है, कुछ भी बोल सकते हैं ये लोग। आम आदमी बोल दे तो उनको दिक्कत लगती है। खैर कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन समझदार हैं आप लोग। तो सहकारिता के लिए अलग प्रशासनिक ढांचा स्थापित करने का प्रस्ताव सबसे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 में केंद्रीय बजट भाषण देते हुए रखा था, और सहकार भारती की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी क्षेत्र के लिए अलग मंत्रालय की मांग की गई थी। तो इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा कि 2021 के बजट में ऐसा कहा गया था। जो अपने केंद्रीय भाषण में जो दिया था उन्होंने, केंद्रीय बजट भाषण में उन्होंने इसकी बात भी, पैरवी भी इसका किया था। मंत्रालयों के विलय की मांग भी की गई है। 2014 से नौकरशाही पैनल की ओर से एक ही क्षेत्र से जुड़े मंत्रालयों के विलय की सिफारिशें की जा रही हैं। इसके साथ ही साथ पहले कार्यालय में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2 मंत्रालयों, शहरी विकास और आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन को मिला दिया था। यानी कि जो पहले कार्यालय में मोदी जी ने क्या किया, यानी कि पहला कार्यालय कौन सा, पहले कार्यकाल, यानी कि 2014 से लेकर 2019 तक का जो कार्यकाल है, यानी कि मोदी जी जब मई में सत्ता में आए थे 2014 में, जो मेक इन इंडिया का भाषण जो उन्होंने स्लोगन दिया था, ठीक है, तो पीएम मोदी की सरकार ने 2 मंत्रालय, कौन कौन से मंत्रालय बेटा, शहरी और आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन को मिला दिया था। और 2017 में एक नया मंत्रालय जिसका नाम है शहरी मामलों का मंत्रालय बनाया था। इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा कि किन किन मंत्रालयों को उन्होंने मिला दिया था। तो 2 मंत्रालय शहरी विकास और आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन को मिला दिया था, और 2017 में एक नया मंत्रालय नाम दिया था जिसका नाम था शहरी मामलों का मंत्रालय उन्होंने बनाया था। मोदी सरकार का था दूसरा जो मंत्रालय बना था, दूसरा मंत्रालय 2.0, जैसे मोदी 1.0 था वैसे 2.0 था। उसके में क्या है, सत्ता में आने के बाद 2019 के बाद, यानी कि मोदी जी जब सत्ता में 2019 में तुरंत दोबारा फिर आए, तुरंत जब एंट्री हुई 2019 में के बाद से सहकारिता मंत्रालय बनाने जाने वाला दूसरा मंत्रालय है। यानी कि जब से मोदी जी आए हैं सत्ता में, उसका बनाने जाने वाला ये दूसरा मंत्रालय है जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय। 2019 में कार्यभार संभालने के बाद से केंद्र सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय बनाया था। और हालांकि मंत्री कौन है, कमेंट करके आप बताइएगा कि जल शक्ति मंत्रालय जो बनाया गया था जब 2020 में मोदी जी ने सत्ता संभाला था, और यह नया सहकारिता मंत्रालय से बिल्कुल अलग है। जल शक्ति मंत्रालय 2 मौजूदा मंत्रालय जिसका नाम है जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेंशन, ठीक है। तो जल शक्ति मंत्रालय में 2 मौजूदा मंत्रालय है जिसमें जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय और पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय को एकीकृत मतलब इंटीग्रेट करके बनाया गया था। इसके साथ ही साथ यह एकीकरण पीएम मोदी के न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, ये आपने देखा भी होगा कि ये स्लोगन हो चुका है, एक तरह से देखिए टैगलाइन हो चुका है मोदी सरकार का कि मिनिमम गवर्नमेंट हो और मैक्सिमम गवर्नेंस हो। गवर्नेंस का मतलब अभिशासन हो, यानी कि मिनिमम सरकार, कम से कम सरकार हो और अधिक से अधिक क्या हो, अभिशासन किया जाए, मंत्र के रूप में अनुरूप किया गया था। तो ये रहा आज का दूसरा टॉपिक, इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, सहकारिता मंत्रालय। और आने वाले समय में आपको पूरा डिटेल भी बताऊंगा कि कौन कौन से मंत्री को कौन कौन सा पद दिया गया है, क्या कारण था, कौन कौन से मंत्री को उसके पद से हटा भी दिया गया है। तो ये सब भी चीज़ों पर मैं आप लोगों को बात करूंगा। तो 2014 में मोदी जी के आने के बाद कौन कौन सा मंत्रालय हुआ था, 2019 में फिर आने के बाद कौन कौन सा मंत्रालय हुआ था। जल शक्ति मंत्रालय के बारे में मैंने आपसे डिस्कशन किया, उसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जल शक्ति, नदी विकास और गंगा संरक्षण के बारे में इसको पढ़ लीजिएगा। और पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय को एक एक करके बनाया गया था। और मोदी जी का जो स्लोगन है मिनिमम गवर्नमेंट हो, मैक्सिमम गवर्नेंस हो, इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। चलिए अगला जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है, जो न्यूज़पेपर आता है उसी का स्रोत है ये। आखिर ये एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ठीक है। तो चलिए आज का तीसरा जो टॉपिक है एंटी डंपिंग ड्यूटी है, चलिए इसी के बारे में हम बात करेंगे आप लोगों से।
भारत सरकार ने चीन, थाईलैंड, कोरिया और 3 अन्य देशों से तांबे की कुछ उत्पादों के आयात पर, मतलब इंपोर्ट पर, जो खरीदा जाता है इसे आयात कहते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाने का फैसला किया है। किसने किया है बेटा? भारत सरकार ने किया है। किससे किससे खरीदने में? किस किस देश से? चीन से, थाईलैंड से, कोरिया से और 3 अन्य देशों से तांबे की कुछ उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाने का फैसला किया है। और अप्रैल में व्यापार उपचार महानिदेशालय ने एक जांच के बाद चीन, कोरिया, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड से कॉपर और कॉपर अलाय फ्लैट रोल्ड उत्पादों के आयात पर शुल्क लगाने की सिफारिश भी किया था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए कौन कौन से वो देश है, उसको भी ध्यान, जिसमें चाइना भी है, कोरिया भी है, मलेशिया भी है, नेपाल और श्रीलंका और थाईलैंड से कॉपर और कॉपर एलाय फ्लैट रोल्ड उत्पादों के आयात पर शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। यहाँ नोट करके मैंने बता दिया है कि वित्त मंत्रालय इन सिफारिशों को लागू करने के लिए अंतिम निर्णय लेता है और उसी के आधार पर अधिसूचना भी जारी करता है। अब हम बात करते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है। डंपिंग का अभिप्राय किसी देश के निर्माता द्वारा किसी उत्पाद को या तो इसकी घरेलू कीमत से नीचे या उत्पादन लागत से कम कीमत पर किसी दूसरे देश में निर्यात करने से होता है। यानी जो डंपिंग का अभिप्राय क्या होता है? किसी देश के निर्माता द्वारा किसी उत्पाद को या तो उसकी घरेलू कीमत से नीचे या उत्पादन लागत से कम कीमत पर दूसरे देश में निर्यात करने से होता है। यह एक अनुचित व्यापार प्रथा होता है जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर विकृत प्रभाव पड़ सकता है। तो डंपिंग, अगर मान लीजिए कोई पूछे कि डंपिंग, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है, तो डंपिंग का अभिप्राय क्या होता है? किसी देश के निर्माता द्वारा किसी भी उत्पाद को या तो इसकी घरेलू कीमत से नीचे या उत्पादन लागत से कम कीमत पर किसी दूसरे देश में निर्यात करने से होता है। और यह अनुचित व्यापार प्रथा होता है जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर, इंटरनेशनल ट्रेड पर विकृत प्रभाव पड़ता है, बुरा असर पड़ता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। उद्देश्य क्या होता है थोड़ा सा जान लीजिए। उद्देश्य, एंटी डंपिंग शुल्क डंपिंग को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था में समानता स्थापित करने के लिए लगाया जाता है और लंबी अवधि में एंटी डंपिंग ड्यूटी समान वस्तुओं को उत्पादन करने वाली घरेलू कंपनियों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को कम कर सकती है। यह एक संरक्षणवादी टैरिफ होता है जिसे एक देश की सरकार द्वारा विदेशी आयातों पर लगाया जाता है, जिसका अर्थ है कि इसकी कीमत उचित बाजार मूल्य से कम होता है। इसके साथ ही साथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे विश्व व्यापार संगठन द्वारा उचित प्रतिस्पर्धा के साधन के रूप में डंपिंग रोधी उपायों के उपयोग की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही साथ ये भी जानें कि काउंटर वेलिंग ड्यूटी एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है आयात पर अधिरोपित वह सीमा शुल्क है जो सामान्य मूल्य से काफी कम कीमतों पर माल की डंपिंग के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऐसी वस्तुओं पर अधिरोपित की जाती है जिन्हें मूल्य या निर्यात करने वाले देशों में सरकारी सब्सिडी प्राप्त हुई है। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। और आगे देखते हैं क्या क्या चीजें हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी संबंधित विश्व व्यापार संगठन के प्रावधान क्या क्या है। जैसे वैधता, यह एक एंटी डंपिंग शुल्क इसके लागू होने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध रहता है और यदि इसे वैधता अवधि से पूर्व रद्द नहीं किया गया हो तब होता है इसका। ठीक है, सनसेट रिव्यू भी थोड़ा देख लीजिए। इसे सनसेट या समाप्ति समीक्षा के माध्यम से 5 वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ाया जा सकता है। सनसेट रिव्यू या समाप्ति समीक्षा का अभिप्राय किसी एक विशिष्ट कार्यक्रम, गतिविधि या एक एजेंसी के निरंतर अस्तित्व रहने की आवश्यकता और उसके मूल्यांकन से होता है। यह प्रक्रिया उस विशिष्ट कार्यक्रम एजेंसी की प्रभावशीलता प्रदर्शन का आकलन करने की अनुमति भी देती है। इसके साथ ही साथ इस प्रकार के स्वतः संज्ञान के माध्यम से या घरेलू उद्योग या अथवा उस घरेलू उद्योग की ओर से प्राप्त विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर इसे शुरू किया जा सकता है। आगे ये भी जानिए कि व्यापार उपचार महानिदेशालय क्या होता है। यह सभी डंपिंग रोधी, काउंटर वेलिंग शुल्क और अन्य व्यापार सुधारात्मक उपायों को लागू करने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राधिकरण होता है। यह घरेलू उद्योगों और निर्यातकों को अन्य देशों द्वारा उनके खिलाफ लागू किए गए व्यापारों की जांच करके बढ़ते मामलों से निपटाने में सहायता भी प्रदान करता है। अब हम WTO के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य व्यापार नियमों से संबंधित होता है। WTO समझौते के इसके मूल तत्व हैं जिन पर कई व्यापारिक और देशों द्वारा बातचीत हस्ताक्षर किए गए हैं और इन देशों की संसद में जिनकी पुष्टि भी की गई है। विश्व व्यापार संगठन में 164 सदस्य, जिसमें यूरोपीय यूनियन संघ सहित और 23 पर्यवेक्षक सरकारें, जिसमें ईरान, इराक, भूटान और लीबिया आदि भी इसमें शामिल होते हैं जो पर्यवेक्षक के रूप में होते हैं। इसके साथ ही साथ GATT 1948 से
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संचालित करने वाली एकमात्र बहुपक्षीय साधन एक संस्था नहीं बन गया जब तक 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना नहीं होती। यानी कि इसके पहले जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कौन संचालित करता था? गेट्स संचालित करता था, GATT। 1948 से जब तक कि 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना नहीं हुई थी। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को जो भी टॉपिक पढ़ाया गया, चाहे पश्चिम बंगाल में ने विधान परिषद को संबंधी प्रस्ताव जो पारित किया है, या दूसरा जो टॉपिक है सहकारिता मंत्रालय का, मोदी 1.0, मोदी 2.0, सहकारिता मंत्रालय कब क्या किया गया, इसके पहले कौन कौन से मंत्रालय को विलय किया गया है, या एंटी डंपिंग ड्यूटी जो पढ़ाया गया है इसके बारे में आराम से पढ़िए, कौन कौन से देशों से आयात पर डंपिंग ड्यूटी हटा दिया गया है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, और जो भी क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चनों का टेस्ट जो होता है बेटा, 5 क्वेश्चनों का टेस्ट जो होगा वो शाम को आपका 5 बजे, मतलब 6 से लेकर 7 के बीच में आपको पर डे दे दिया जाएगा। जो 5 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे इसी से रिलेटेड पूरे के पूरे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो रोज 10 से लेकर 11 के बीच में आपको वीडियो अपलोड हो जाएगा, और आपका शाम को 6 से लेकर 7 के बीच में, ठीक है, शाम को 6 से लेकर 7 के बीच में आपको क्वेश्चन आंसर का सेंसर भी चलेगा। ये नंबर दिया हुआ है, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई नंबर चाहिए, कोई डाउट हो तो ये दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। और बाकी अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया होता है, लिंक के माध्यम से डायरेक्ट संस्थान से आप जुड़ सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। और जितने भी वीडियो हों चाहे उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने सुझाव दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करते रहिए। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ, शाम को तो वैसे टेस्ट के लिए मैं आऊँगा ही, लेकिन कल मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने रूबरू होऊंगा। और मेरा जो टॉपिक होता है वो PIB से, द हिंदू से, इंडियन एक्सप्रेसवे से, जो भी इंपॉर्टेंट हॉट जो टॉपिक होते हैं उसी टॉपिक को मैं सिलेक्ट भी करता हूँ। एक दिन में 3 टॉपिक को लेकर चलता भी हूँ। तो आज के लिए चलिए हम इतना ही करते हैं, कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी के सभी पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू, नमस्कार, जय हिंद।